सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन भारती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इजी लर्निंग विद अमन में। और आज का ये वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ डील करने वाले हैं जो कि बहुत ही बेसिक है और आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है कि एक समकोण एवं चाप द्वारा प्राप्त वृत्त को क्या कहा जाता है। और इसके ऑप्शंस हैं वृत्त का चौथाई भाग यानी कि क्वाड्रेंट, दूसरा है अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल, तीसरा है परिधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा वृत्त का चौथाई भाग यानी कि क्वाड्रेंट। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इस आंसर तक कैसे पहुंचे। तो अब आपने स्क्रीन पर अब आप देख रहे होंगे कि आपको एक इमेज नजर आ रही है जो कि एक सर्कल का है और उसका एक भाग शेड किया हुआ है जिसके अंदर क्वाड्रेंट लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है कि एक समकोण। तो चलिए अब इस इमेज में समकोण को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रेखा ये जा रही है, उसके बाद एक रेखा ये जा रही है और उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बना है। इसी 90 डिग्री को हम समकोण कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें समकोण मिल चुका है। इसके बाद एवं चाप द्वारा, चलिए अब चाप को ढूंढते हैं। तो इस रेखा के एंड से और इस रेखा के एंड से जो रेखा निकल रही है, जो कि कर्व रेखा निकल रही है, उसे हम चाप यानी कि आर्क कहते हैं। तो समकोण और आर्क यानी कि चाप से बनी जो वृत्त है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त का चौथाई भाग यानी कि क्वाड्रेंट। अब अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये वृत्त का चौथाई भाग ही है, एक चौथाई है। यानी कि अगर इस तरह के हम चार हिस्सों को एक के बगल एक रखते जाएंगे तो हमें एक कंप्लीट वृत्त मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? एक कंप्लीट सर्कल मिल जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर यही होगा, वृत्त के चौथाई भाग को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी के साथ आप सेमी सर्कल भी समझ लिए जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन है। सेमी सर्कल जो होता है वो इस प्रकार का होता है जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। और इसमें 90 डिग्री नहीं होता, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे कहीं पे पिछले में 90 डिग्री था लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री है। और इस रेखा को जो यहाँ से यहाँ रेखा जा रही है उसे हम डायामीटर कहते हैं। तो ये हमारा सेमी सर्कल था और इससे पहले जो आपने देखा वो क्वाड्रेंट था। तो इसके बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि समकोण वाला ही क्वेश्चन आ जाए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल के बारे में पूछा गया हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि सममितीय प्रक्षेप में विमाएं वास्तविक विमाओं से कितने प्रतिशत कम होती है। यानी कि क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम बनाते हैं उसमें जो हम डायमेंशंस देते हैं यानी कि जो विमाएं देते हैं वो एक्चुअल डायमेंशन से कितने परसेंट कम होती है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शंस देखते हैं। और वो पहला ऑप्शन है 13.5%, दूसरा 18.4%, तीसरा 22.5% और चौथा 7.6%। मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोगों के दिमाग में अब तक आंसर आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, कम से कम मुझे पता तो चले कि किन लोगों ने आंसर सही किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 18.4%, यानी कि हम 18.4% कम कर देते हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि यदि मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट की वास्तविक लंबाई मान लीजिए कि 100 mm है तो उसे हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में 18.4% कम करेंगे, यानी कि 100 में से 18.4 mm माइनस करेंगे और जो बचेगा उसे हम फिर बनाएंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पहले आप समझ गए कि कितना परसेंट कम करते हैं, वो है 18.4% कम करते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका इस इमेज में है जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसे आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि O से A तक एक रेखा बनी है जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और O से C तक एक रेखा बनी है जो क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि 45 डिग्री के कोण पर बनी है। तो जो रेखा यानी कि OC जो 45 डिग्री के कोण पर बनी है उसे हम वास्तविक लंबाई कहते हैं, वास्तविक लंबाई वाली रेखा कहते हैं। और एक रेखा O से B है जो कि क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसे हम आइसोमेट्रिक लेंथ या फिर समपरिमाप लंबाई कहते हैं। ठीक है, अब ये 30 डिग्री वाला कोण ही 30 डिग्री कोण वाला ही क्यों आइसोमेट्रिक लेंथ कहलाता है? तो आपको याद होगा कि आपने इस चैनल पर अब तक जितने भी आइसोमेट्रिक व्यू या फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनते देखे हैं उसमें मैंने हर बार आपको बताया है कि हमेशा दो विमाएं 30 डिग्री के कोण पर बनती है।
इसीलिए यहाँ पे 30 डिग्री का कोण वाला जो है वो समपरिमाण लंबाई है, यानी कि आइसोमेट्रिक लेंथ है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक्चुअल जो वास्तविक लंबाई वाली जो रेखा है उसके ऊपर 0 से 5 तक 5 सेंटीमीटर होता है। तो हमें अब पता लगाना है कि आइसोमेट्रिक लेंथ में उसकी लंबाई कितनी होगी। तो 5 से हम एक रेखा नीचे लेंगे जो कि ओए वाली लाइन यानी कि क्षैतिज पर बिल्कुल भी परपेंडिकुलर बनेगी, एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर बननी चाहिए। तो परपेंडिकुलर जब बनेगी तो आइसोमेट्रिक लेंथ वाली लाइन को ये काटती हुई गुजरेगी और जहाँ पे काटेगी उसे हम 5 डैश नाम देंगे और फिर 0 से लेकर के 5 डैश तक की लंबाई को मेजर करेंगे और वो जो लंबाई आएगी वही आइसोमेट्रिक लेंथ कहलाएगी और वो हमेशा वास्तविक लंबाई से छोटी होगी। और कितनी छोटी होगी? 18.4% छोटी होगी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि इसे हम कम कैसे करते हैं, इतना परसेंट कम कैसे होता है। इस परसेंटेज का कैलकुलेशन है जो कि मैं क्लास में आप सबको बता चुका हूँ और किसी दिन एक वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो आपको पता चल गया कि हम सममितीय प्रक्षेप यानी कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब बनाते हैं, ध्यान रहे प्रोजेक्शन, व्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो वास्तविक से लंबाई कितना कम कर देते हैं, वो है 18.4%। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस प्रक्षेप में दो तल क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं? मुझे लगता है कि अब तक आपके दिमाग में ये आंसर आ गया होगा, तो अभी जल्दी से जल्दी फटाफट से इसे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो जो इसके ऑप्शन है आप आइए देख लीजिए। जो ऑप्शन है वो है तिर्यक प्रक्षेप यानी कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन, संदर्भ प्रक्षेप यानी कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, लंब कोणीय यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और फिर लास्ट में आता है सममितीय प्रक्षेप। तो जल्दी से मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सममितीय प्रक्षेप यानी कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, न जाने कितनी बार आपने इस चैनल पर देखा होगा, उसकी दो विमाएं 30 डिग्री के कोण पर बनी होती है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रक्षेप में दो तल यानी कि दो विमाएं 36 से 30 डिग्री के कोण पर बनी होती है। तो चलिए एक एक करके जितने भी ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं सबको समझते हैं, क्योंकि हमारा हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ सही आंसर पता करना नहीं है, हमें चारों ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस पता करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सममितीय प्रक्षेप के बारे में ही पूछा जाए आपसे, इनमें से किसी के बारे में पूछा जा सकता है। इसीलिए सिर्फ सही आंसर को पकड़ना नहीं है, रटना नहीं है, सबको समझना है ताकि सबके बीच का डिफरेंस आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं तिर्यक प्रक्षेप यानी कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन को। तो आपके स्क्रीन पे जो अब एक आ रहा होगा इमेज, उसे आप देखिए। तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन के तीन कंडीशंस दिए हुए हैं। इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जो प्रोजेक्शन का इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था। ये इमेज मैंने वहां पे भी यूज किया था, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। वो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पे ऑब्लिक प्रोजेक्शन के तीन कंडीशंस दिए हुए हैं। पहला कंडीशन में जो एक जो विमा है इसकी यानी एक तल है वो क्षैतिज के समानांतर है। मेरे पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज के समानांतर है। दूसरी विमा जो है यानी कि दूसरा तल जो है वो क्षैतिज से 90 डिग्री के कोण पर है। ये देखिए 90 डिग्री के कोण पर है। और जो बचा एक विमा यानी कि तीसरा तल वो क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन में भी देखिए कि वो दोनों विमाएं अभी भी क्षैतिज के समानांतर और क्षैतिज के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे भी क्षैतिज के समानांतर और क्षैतिज के परपेंडिकुलर है। और जो तीसरी विमा है वो दूसरे कंडीशन में 45 डिग्री के एंगल पर है और एक तीसरी कंडीशन में 60 डिग्री के एंगल पर बनी है। यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हमारी दो विमाओं की पोजीशन तो फिक्स है, यानी कि एक विमा क्षैतिज के पैरेलल रहेगी और एक विमा क्षैतिज के परपेंडिकुलर। जो तीसरी बची विमा है उसे हम या तो 30 डिग्री के एंगल पर रख सकते हैं या 45 या 60 डिग्री के एंगल पर। यानी कि इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि उसमें दो तल क्षैतिज से 30 डिग्री के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। इसके बाद आते हैं संदर्भ प्रक्षेप में। अब संदर्भ प्रक्षेप ऐसी चीज है जिसमें आपको एंगल के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि संदर्भ प्रक्षेप ऐसा चीज है जिसमें कि आप किसी भी एंगल से या फिर कहीं पे भी खड़े होकर या बैठकर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और आपको जो दिखता है आप वही अगर अपने ड्राइंग शीट पर बना दें तो वो आपका संदर्भ प्रक्षेप कहलाता है, यानी कि और ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहलाता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक एक सीन दिया हुआ है, एक इमेज है जिसमें कि कुछ गली नज़र आ रही है। तो ये एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल है।
इसमें बस एक चीज़ का ध्यान देना होता है, जो पास की चीज़ होती है उसे हम बड़ा बनाते हैं और जो दूर की चीज़ होती है उसे हम छोटा बनाते हैं, और आखिर में दूर जाती हुई चीज़, सारी चीज़ें एक पॉइंट पर आकर ख़त्म होती है, एक पॉइंट पे मिलती है सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें कुछ और ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एंगल के बारे में तो सोचना ही नहीं है, तो फिर एंगल वाला यहाँ पे किस्सा ही ख़त्म हो जाता है। एक और आप एग्जांपल देख लीजिए पर्सपेक्टिव व्यू का, कि सामने वाली चीज़ को बड़ा रखा गया और दूर वाली चीज़ को छोटा कर दिया गया है। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है संदर्भ प्रक्षेप का, ये भी कैंसिल हो गया। इसमें आप एक चीज़ का ध्यान दें कि सामने जो पास की चीज़ है उसे बड़ा बनाते हैं और दूर की चीज़ को छोटा बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूर की चीज़ असल में छोटी है, वो छोटी इसलिए दिखाते हैं ताकि वो देखने में दूर लगे। ठीक है? तो अगला है लंबकोणीय प्रक्षेप, यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो जो ये लंबकोणीय प्रक्षेप है, इससे भी आपने इस चैनल पर न जाने कितनी बार देख रखा है। तो जो ये लंबकोणीय प्रक्षेप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू नज़र आ रहा है। अब लंबकोणीय प्रक्षेप की खास बात यह है कि अगर एक व्यू को आप उठाएंगे तो उसमें आप सिर्फ दो ही डायमेंशंस देख सकते हैं, एक बार में सिर्फ दो ही डायमेंशन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक डायमेंशन ये रही और एक डायमेंशन ये रही, और दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसी तरह अगर आप फ्रंट व्यू को देखें तो एक डायमेंशन ये रही और एक डायमेंशन ये रही, और दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, और साइड व्यू के साथ भी वही किस्सा है। तो यहाँ पे हमें दो तल ही दिखाई दे रहे हैं, दो विमाएं ही दिखाई दे रहे हैं, तो वो 30 डिग्री का कोण बना भी नहीं रहे आपस में। तो ये तो ऑप्शन अपने आप ही कैंसिल हो गया। आखिर में बचा सममितीय प्रक्षेप। तो सममितीय प्रक्षेप में आप देख लीजिए, एक विमा 90 डिग्री के एंगल पर, और एक विमा इधर 30 डिग्री के एंगल पर, और एक विमा इधर 30 डिग्री के एंगल पर। तो यही आपका आंसर है जो आपको अब मिल चुका है। जो आज क्वेश्चन में पूछा गया वो आपने दिखा दिया। तो इस तरह से चारों चीजों पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो ये है कि सममितीय दृश्य यानी आइसोमेट्रिक व्यू में वर्ग किस आकृति में बदल जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हमको एक वर्ग बनाना हो आइसोमेट्रिक व्यू में, तो वो कैसा दिखता है आइसोमेट्रिक व्यू में, ये हमें बतलाना है। ठीक है? तो आप सभी जानते हैं कि वर्ग कैसा होता है अगर उसे असल में देखा जाए, और आइसोमेट्रिक व्यू में क्या बनेगा वो हमें बताना है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है वृत्त, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये आपको नींद में भी ये आंसर गलत लगेगा। ये जो पहला ऑप्शन है, ये नींद में भी गलत लगना चाहिए। सर्कल कभी नहीं हो सकता है। दूसरा, आयत लग सकता है कि हो सकता है। तीसरा, समलम चतुर्भुज, बहुतों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ। और चौथा है समचतुर्भुज, रोम्बस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समचतुर्भुज। तो चलिए देखते हैं कि समचतुर्भुज दिखता कैसा है। अगर आपको आइडिया होगा तो आपके मन में तो अब तक आंसर आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया है तो इसे देख लीजिए। ये रहा समचतुर्भुज। और ये जो आपको ए बी सी डी, सबसे पहले वर्ग को देखिए, इस इमेज में सबसे पहले वर्ग को देखिए। जो ए बी सी डी नजर आ रहा है, ये एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर है जो कि आइसोमेट्रिक व्यू नहीं है। अगर इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे तो हमें क्या नजर आएगा, वो यहाँ पे देखिए आप, ए बी सी डी। इसमें ध्यान से देखेंगे आप, तो ये जो ए डी वाली भुजा है और ये जो डी सी वाली भुजा है, ये 36 से 30 डिग्री का कोण बना रही है। और ये जो ए बी है, ये भी 30 डिग्री का कोण बना रही है, और ये जो बी सी है, ये भी 30 डिग्री का कोण बना रही है। यानी कि ये एक आइसोमेट्रिक व्यू है। और आइसोमेट्रिक व्यू में एक वर्ग समचतुर्भुज के रूप में दिखाई देता है। तो समचतुर्भुज की सिर्फ एक यही पोजीशन नहीं है, एक पोजीशन ये भी है और एक पोजीशन ये भी है। तो चलिए इस पोजीशन को मैं बताता हूँ। ये पोजीशन जो आप DC देख रहे हैं, ये DC 36 से 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये AB भी 36 से 30 डिग्री का कोण बना रही है, और जो AD और BC आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये 36 से 90 डिग्री का कोण बना रही है। यानी कि इस तरह भी एक समचतुर्भुज बनाया जा सकता है, आइसोमेट्रिक व्यू एक बनाया जा सकता है। और जो तीसरा पोजीशन है वो लेफ्ट की तरफ है, यानी कि CD 30 डिग्री का कोण बना रही है 36 से, ए बी 30 डिग्री का कोण बना रही है 36 से, और ये ए डी और बी सी 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी है। तो आपको पता चल गया कि एक वर्ग तीन तरीके से बन सकता है आइसोमेट्रिक व्यू में, तीन तरह की इसकी पोजीशंस हो सकती है। अब आपको ये भी समझना होगा कि समचतुर्भुज होता क्या है। तो मैंने बताया है पहले भी कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, और काटने के बाद एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, यानी कि लंबवत समद्विभाजित करते हैं।
अगर आप चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे चतुर्भुज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपके लिए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रदर्शित चित्र में किस प्रकार का प्रक्षेप दिखाया गया है। आपके सामने एक चित्र है ये, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा प्रोजेक्शन है, किस प्रकार का प्रक्षेप है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है तिर्यक प्रक्षेप ऑब्लिक प्रोजेक्शन, सममितीय प्रक्षेप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, संदर्भ प्रक्षेप यानी कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, और फिर लंब कोणीय प्रक्षेप यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तिर्यक प्रक्षेप यानी कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब ध्यान से देखिए इस फेस को, इस इमेज में जो आपको फेस नजर आ रहा है उसमें एक तल क्षैतिज के समानांतर, एक तल क्षैतिज के परपेंडिकुलर, और एक तल क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने यही आपसे डिस्कस किया था, जिसमें आप ऑब्लिक प्रोजेक्शन को देख रहे थे, और वो ये इमेज रही। बस फर्क कितना है, ये जो सेकंड वाला आप कंडीशन देख रहे हैं वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किया गया। फर्क कितना है कि बाएं तरफ की भुजा को 45 डिग्री के कोण पर दिखाया गया इसमें, और जो क्वेश्चन में हमें दिखाया गया उसमें दाएं तरफ की भुजा को 45 डिग्री के कोण पर इंक्लाइन किया गया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी जो दो भुजाएं हैं वो अपनी पोजीशन नहीं बदल रही है। यहाँ पे भी पहली भुजा जो है वो क्षैतिज के पैरेलल है, और दूसरी भुजा क्षैतिज के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी क्षैतिज के पैरेलल ये रही, और ये क्षैतिज के परपेंडिकुलर रही। तो इस क्वेश्चन में हमें तिर्यक प्रक्षेप हो गया। और बाकी सममितीय प्रक्षेप, संदर्भ प्रक्षेप और लंबकोणीय प्रक्षेप क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास कि दिए गए चित्र में सीधी रेखा AB को क्या कहा जाता है। तो चित्र हमारे पास कुछ इस प्रकार का है, ये रही AB रेखा, और AB रेखा का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास चाप यानी कि आर्क। आर्क के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, जब तक मैं ऑप्शन खत्म करता हूँ आप उसे रिकॉल कीजिए। दूसरा ऑप्शन है आपके पास जीवा यानी कि कोड, तीसरा है व्यास यानी कि डायामीटर, और चौथा है त्रिज्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जीवा यानी कि कोड। जो ए बी जो है उसे हम जीवा कहते हैं। तो जीवा का डेफिनेशन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, डेफिनेशन नहीं मैं समझा देता हूँ कि जीवा क्या होता है। जीवा एक ऐसी रेखा है जो सर्कल के परिधि को यानी कि वृत्त की परिधि को दो अलग अलग बिंदुओं पे टच करती है, और ये रेखा सीधी होती है, दो अलग अलग बिंदुओं पे टच करती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि ए बी जो रेखा है वो इस परिधि पर एक ए पर टच कर रही है और एक बी पर टच कर रही है। तो टच भी कर रही है और सीधी भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक जीवा कहेंगे। जो चाप है वो तो आप जान ही चुके हैं। ए से बी तक हम सीधी रेखा से जा सकते हैं, पॉइंटर को देखिएगा, ए से बी तक हम सीधी रेखा से जा सकते हैं, लेकिन अगर ए से बी तक हम यूं घूम कर जाएं तो जो रास्ता हमें मिलता है वो चाप कहलाता है। और अगर ए से बी तक हम इस बड़े वाले रास्ते से घूम कर जाएं तो ये भी हमारा एक चाप ही है। चाप का एक रेडियस होता है, और इस कंडीशन में छोटे वाले चाप और बड़े वाले चाप दोनों का रेडियस बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों चाप एक ही सर्कल के भाग हैं। जब दो या दो से अधिक या कितने भी चाप एक ही सर्कल के पार्ट हो तो उन सभी चापों का रेडियस एक ही होता है, सेम होता है। इसके बाद है सी में व्यास यानी कि डायामीटर। डायामीटर की खास बात यह है कि ये सर्कल के परिधि को दो अलग अलग बिंदुओं पे टच करता है, लेकिन ये सर्कल के केंद्र से होकर गुजरता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं, जीवा और डायामीटर में। क्यों? क्योंकि जीवा और डायमीटर तो ऐसी रेखा है जो दोनों परिधि को अलग अलग बिंदुओं पे छूती है, लेकिन जीवा कहीं से भी होकर गुजर सकती है, लेकिन डायमीटर सिर्फ सेंटर से होकर गुजरेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए पॉइंटर को, ये जो बीच में हॉरिजॉन्टल वाली सेंटर लाइन बनाई गई है, ये इस पॉइंट पर भी टच कर रही है और इस पॉइंट पर भी टच कर रही है, और ये सेंटर से होकर गुजर रही है, यानी कि अगर इसे हम सॉलिड बना दे तो वो डायमीटर कहलाएगी। इसी तरह जो वर्टिकल वाली सेंटर लाइन है इसे इसे भी देखें तो यहाँ पे टच कर रही है और यहाँ पे टच कर रही है, यानी कि दो अपोजिट पॉइंट्स को ये टच कर रही है, जो कि दोनों पॉइंट्स कहाँ पर है, परिधि पर है। कहाँ से गुजर रही है? सेंटर से। तो अगर हम इसे भी डार्क कर दें तो ये हमें एक डायमीटर देगी। इस तरह के आप चाहें तो अनगिनत लाइंस बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे दो लाइन ऑलरेडी बनी हुई है। आप चाहें तो इधर बना सकते हैं, उसके बाद इधर से बना सकते हैं या इधर से बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि दोनों पॉइंट्स को टच करनी चाहिए, अपोजिट पॉइंट्स को, और वो पॉइंट्स कहाँ पर होंगी? परिधि पर होंगी। और कहाँ से गुजरेगी वो रेखा? सेंटर से। इसके बाद है त्रिज्या। त्रिज्या में क्या होता है?
व्यास को आधा कर दीजिए, आपको त्रिज्या मिलेगा, यानी कि सेंटर से निकलेगी एक रेखा जो परिधि को कहीं पे भी छुएगी और सीधी रेखा होगी, उसे हम त्रिज्या कहेंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए चित्र को पहचानिए। फिर से एक चित्र हमारे पास है और ये वही चित्र है जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो ऑप्शन हमारे पास है वर्ग यानी कि स्क्वायर, दूसरा है समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, तीसरा है समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, और इसके बाद है आयत। तो आपको आंसर अब तक पता चल गया होगा, ये है एक रोम्बस, इसका राइट आंसर है रोम्बस, समचतुर्भुज। और रोम्बस की खास बात ये होती है, इसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती है यानी कि बराबर होती है, और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं और आधा करते हैं यानी कि समविभाजित करते हैं। समविभाजित कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर होगी। अब समचतुर्भुज को पहचानने का मैं एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे ये जो आप समचतुर्भुज का जो फिगर देख रहे हैं उसमें कोई नेमिंग नहीं है, ना तो ABCD कहीं लिखा हुआ और ना ही हमें दिया गया है कि कौन सी भुजा किसके बराबर है, ना किसी तरह का कोई सिंबल साइन कुछ नहीं है, और ना ये लिखा गया है कि मान लिया ये 5 सेंटीमीटर की तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी, कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन बस एक इमेज दे दिया गया है जो कि देखने में समचतुर्भुज जैसा लगता है। लेकिन जब तक इसका कोई अगर डायमेंशन ना दे रखा हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये एक समचतुर्भुज है। तो हम पता कैसे लगाएंगे? तो इसके जो विकर्ण दिए गए हैं, इस पर्टिकुलर केस में इसके जो विकर्ण दिए गए हैं वो आपस में 90 डिग्री के कोण पर हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं, और इसका इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि ये 90 डिग्री का है, यहाँ जो दिया हुआ है उसी के बेसिस पे हम कह पा रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ, आप समझ गए कि ये एक समचतुर्भुज है। तो इस तरह से हम किसी भी आकृति को पकड़ते हैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि आइसोमेट्रिक व्यू में एक वृत्त कैसा दिखता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आइसोमेट्रिक व्यू में एक वर्ग कैसा दिखता है, तो हमने पाया कि वो अ, एक समचतुर्भुज दिखता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक वृत्त कैसा दिखता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो वर्ग था उसे आपने जब आइसोमेट्रिक व्यू में देखा तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो चिपक सा गया था, वो दब सा गया था। तो सोचिए कि क्या सर्कल भी दबेगा? और इसी के साथ देखिए अगला जो आपका ऑप्शन है आपके सामने वो देखिए, और ध्यान में रखिएगा कि यार सर्कल भी दबेगा अगर उसे हम आइसोमेट्रिक व्यू में बनाए, और इस तरह का व्यू कई बार मैं बना चुका हूँ इस चैनल पे। तो सबसे पहला ऑप्शन है दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स, उसके बाद है साइक्लॉइड, तीसरा है वृत्त यानी कि सर्कल, यानी कि एक ऑप्शन सी तो ये कह रहा है कि एक वृत्त वृत्त ही दिखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और चौथा है परवलय यानी कि पैराबोला। तो वो जो मैंने दबने वाली बात कही थी वो सही है। वो जो सर्कल है वो दब जाती है, या तो यूं दबेगी या तो यूं दबेगी। और दब के किस तरह की दिखेगी, यानी कि अगर सर्कल को आप दबाओगे तो आपको एक दीर्घवृत्त नजर आएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, दीर्घवृत्त इसका यानी कि एलिप्स इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपको समझने का, क्योंकि इसमें आप एक स्क्वायर भी देख पा रहे हैं जो आगे चल के समचतुर्भुज बन रहा है, और एक सर्कल भी देख पा रहे हैं जो आगे चल के इलिप्स बन रहा है। तो मैंने कहा था कि स्क्वायर भी दबता है, पिछले क्वेश्चन में देखा था स्क्वायर दब रहा था, यहाँ पे भी स्क्वायर दब रहा है और साथ ही साथ सर्कल भी दबकर इलिप्स बनता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पहला ये जो इमेज देख रहे हैं इसमें एक सर्कल आपको बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट नजर आ रहा है, और इस केस में सर्कल जो है वो दब गया है कुछ इस प्रकार से, और जो हमारा वर्ग था वो भी इस तरह से दब गया था। तो अब दबने के बाद जो हमें दिखाई दे रहा है वो इस प्रकार का इलिप्स है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में कुछ इस तरह से दबा है हमारा ये जो स्क्वायर है, कुछ इस तरह से दबा है, तो हमारा सर्कल भी इस तरह से दबा है, तो उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इलिप्स इस प्रकार का बना है। और तीसरे केस में इस तरह से दबाया गया है इसे, इसीलिए इलिप्स जो है कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है। तो ये तीन कंडीशंस हैं, जिस जो तीन पोजीशंस है जो आइसोमेट्रिक व्यू में हमें दिखते हैं, एक सर्कल और एक स्क्वायर के। तो इस क्वेश्चन के साथ, इस एग्जाम्पल के साथ आपका पिछला वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ड्राइंग में फ्रंट व्यू को वास्तविक आकार में दिखाया जाता है।
जरा सोचिए इस चीज को, फ्रंट व्यू को वास्तविक आकार में किस में दिखाया जाता है? आप कौन कौन सा प्रोजेक्शन जानते हैं? पहला है एक आइसोमेट्रिक, क्या उसमें फ्रंट व्यू दिखता है? दूसरा है ऑब्लिक, दिखता है या नहीं दिखता है? आप सोचिए, मैं तो बस जानता ही हूँ। तीसरा है पर्सपेक्टिव, क्या उसमें कोई फ्रंट व्यू होता भी है? और चौथा है ऑर्थोग्राफिक। तो चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है वो है सममितीय आइसोमेट्रिक, तीसरा है संदर्भ यानी कि पर्सपेक्टिव, चौथा है तिर्यक यानी कि ऑब्लिक, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑब्लिक, तिर्यक। कैसे है वो मैं बतलाता हूँ। यहाँ पे ये पहले वाले इमेज को देखिए। यहाँ पे जो आप ये फेस देख रहे हैं इसका, ये जो है ये ओरिजिनल है, ये वास्तविक है। ठीक है, यानी कि असल में जो ऑब्जेक्ट जैसा था वैसा ही उसे, उसका फ्रंट व्यू वैसा ही दिखाया जाता है। बस साइड के व्यू को छोटा या बड़ा किया जाता है या फिर 45 डिग्री के एंगल पर बनाया गया, यानी कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ध्यान रहे, ऑब्लिक प्रोजेक्शन एक ऐसा प्रोजेक्शन है जिसमें फ्रंट व्यू को वास्तविक दिखाया जाता है। ठीक है, और बाकी जो बचा होता है उसे हम 30, 60 या 45 डिग्री का एंगल पर इंक्लाइन करते हैं। सममितीय प्रक्षेप में अगर आप ध्यान देंगे तो 30 डिग्री के एंगल पर बनी होती है दोनों लाइंस। एक लाइन इधर 30 डिग्री के एंगल पर, एक लाइन इधर 30 डिग्री के एंगल पर, तो उसमें वास्तविकता नहीं रह जाती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा रिडक्शन स्केल को दर्शाता है। ये चैप्टर हमारे चैनल पर अभी चल ही रहा है, और कुछ ही वीडियोस पहले, शायद एक या दो वीडियो पहले मैंने आपको बतलाया था रिडक्शन स्केल के बारे में। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है 1:1, 1:2, 2:1 और 10:1। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको ये आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। रिडक्शन स्केल, मैंने बताया था रिडक्शन स्केल किसी भी रेशियो के दो फैक्टर्स होते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट अनुपात के चिन्ह के बाएं तरफ और अनुपात के चिन्ह के दाएं तरफ, ये दो एलिमेंट। रिडक्शन स्केल में अनुपात के चिन्ह के बाएं तरफ का जो हिस्सा होता है वो एक होता है, और अनुपात के चिन्ह के दाएं तरफ का जो हिस्सा होता है वो एक से ज्यादा होता है। 2, 5, 10, 20 भी हो सकते हैं। इसमें ऑप्शन बी जो है उसमें अनुपात के दाएं तरफ का जो हिस्सा है वो 2 है, यानी कि एक से ज्यादा है, और अनुपात के चिन्ह के बाएं तरफ का जो हिस्सा है वो एक है, यानी कि इसका आंसर बी जो है वो राइट आंसर है, सही आंसर है। तो इसी के साथ ही आज का ये जो एमसीक्यू का सेशन था वो खत्म होता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी से फीडबैक चाहता हूं, क्योंकि मुझे जानना है कि इस तरह से एमसीक्यूज को समझाना आपके लिए कितना हेल्पफुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कमेंट सेक्शन में बताइए। सिर्फ लाइक ना करें, लाइक तो करे ही करे, कमेंट सेक्शन में भी बताइए। और अगर इसमें कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, उसे अगले वीडियो में ही इंक्लूड किया जाएगा। आपके जो सजेशन होंगे उसे मैं अप्लाई करूँगा। और अगर आप इस वीडियो से खुश हैं तो मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा और एमसीक्यूज को समझाता रहूँगा। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या जैसा भी लगा हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।